हम्म, अक्सर ना जब भी किसी नई टेक्नोलॉजी, किसी ऐप या किसी स्टार्टअप की बात होती है, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मुझे लगता है डेटा हार्वेस्टिंग या फिर हमारी जासूसी करने वाले वो खतरनाक एल्गोरिदम। बिल्कुल। मतलब स्क्रीन से चिपकाए रखने वाली मनोवैज्ञानिक तरकीबें। आज के दौर में ना ये पूरी तरह मान लिया गया है कि अगर कोई डिजिटल सर्विस मुफ्त है, तो असल में जो प्रोडक्ट है, वो इंसान खुद है ना? एकदम सही बात है। आज के समय का ये एक बहुत ही कड़वा सच बन चुका है। मतलब पूरी दुनिया को ना ये विश्वास दिला दिया गया है कि तकनीकी प्रगति और ये जो सुविधा हमें मिलती है, इसकी कीमत हमारी प्राइवेसी है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे बिना निगरानी या सर्वेलेंस के कोई बड़ा बिजनेस मॉडल बन ही नहीं सकता। हम्म पर सोचिए अगर ऐसा ना हो तो। वही तो, जरा इस बात पर गौर करते हैं। एक ऐसे प्लेटफॉर्म की कल्पना कीजिए जहां किसी आम इंसान की जासूसी बिल्कुल नहीं होती। जो यूजर्स पर नजर रखने के बजाय उन्हें असल में सच्चाई दिखाता है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी आने वाली पीढ़ी को पढ़ाए, लोगों के काम में मदद करे और मतलब धीरे धीरे पूरी की पूरी मानव सभ्यता का एक नया और एकदम पारदर्शी ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाए। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा, या कह लें इस गहरे विश्लेषण का मिशन इसी विजन को डिकोड करना है। आज हमारे सामने चर्चा के लिए एक बहुत ही जबरदस्त विजनरी बिजनेस थ्रिलर नॉवल है। हाँ, लूमिना एआई, द ट्रिलियन डॉलर सन। बिल्कुल। जिसे परमिंद्र कुमार भगत, जिन्हें परम या कुमार के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने लिखा है। देखिए, ये किताब ना महज कोई साइंस फिक्शन नहीं। हम्म। ये नॉवल 2026 से 2036 के बीच की एक ऐसी काल्पनिक यात्रा का ब्लूप्रिंट है जो तकनीकी और आर्थिक रूप से बेहद तार्किक लगते हैं। हाँ, मतलब एक छोटा सा स्टार्टअप कैसे दुनिया का सबसे बड़ा और विश्वसनीय सिस्टम बन जाता है। लेखक इसे एज ऑफ अबंडेंस यानी प्रचुरता के युग की शुरुआत मानते हैं। बिल्कुल। और इस कहानी के केंद्र में मुख्य रूप से दो बहुत ही अनूठे कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है ग्रेटनेस ओएस और दूसरा है जीरो सर्वेलेंस ट्रस्ट मॉडल, मतलब शून्य निगरानी विश्वास मॉडल। ये तो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत लगती है। मतलब आज जब पूरी दुनिया फेक न्यूज और डेटा चोरी से इतनी परेशान है, तो ये विचार काफी ताज़ा लगते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि सभ्यता को बदलने वाला ये सफर किसी बड़ी रोबोटिक्स लैब या स्पेस प्रोग्राम से शुरू नहीं होता है। अच्छा। तो फिर कहाँ से होता है? हम्म। ये उस चीज से शुरू होता है जिस पर आज समाज का भरोसा सबसे ज्यादा टूट चुका है, न्यूज मीडिया। अरे बाप रे! न्यूज मीडिया की हालत तो खैर किसी से छुपी नहीं है। नॉवल के जो मुख्य पात्र हैं परम, उनका एक बहुत ही सटीक अवलोकन है इसमें। वो कहते हैं कि न्यूज कभी नहीं मर रही, बल्कि न्यूज देने वाले संस्थान या इंस्टीट्यूशंस मर रहे हैं। एकदम सही। मतलब इंटरनेट और सोशल मीडिया, खासकर एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स ने दुनिया के हर नागरिक के हाथ में कैमरा तो दे दिया है। हाँ, उसे रिपोर्टर तो बना दिया है। बिल्कुल। लेकिन वहां इतनी ज्यादा अराजकता है कि सच और झूठ का फर्क पूरी तरह से मिट गया है। किसी को नहीं पता क्या सच है। लेकिन परम इस अराजकता को सिर्फ एक समस्या की तरह नहीं दिखते है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे एक बहुत बड़े बिजनेस अवसर के रूप में देखते हैं। वे एक ऐसी प्रणाली यानी लुमिना एआई की नींव रखते हैं जहां सोशल मीडिया की इस बिखरी हुई रिपोर्टिंग को एआई के जरिए जांचा और वेरीफाई किया जाए। लेकिन उनके विजन में न्यूज उनका कोई अंतिम प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, न्यूज तो सिर्फ द बीच हेड है। द बीच हेड, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बीच हेड मतलब वो शुरुआती सैन्य मोर्चा जहां से वे समाज में अपना भरोसा स्थापित करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, मतलब एक एंट्री पॉइंट। समझ गया। और इस मोर्चे को जीतने के लिए वे जो टीम बनाते हैं ना, वो किसी टेक कंपनी से ज्यादा एक मास्टर्स के समूह की तरह लगती है। मतलब गजब की टीम है। हाँ, वे एक साथ 4 अलग-अलग क्षेत्रों के दिग्गजों को मिलाते हैं, जिसे नॉवल में द 4 टाइटन्स कहा गया है। डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क के लिए रॉबर्ट स्कोबाल, पत्रकारिता और संपादकीय अखंडता के लिए पालकी शर्मा, और लॉन्ग फॉर्म ट्रस्ट और गहरी दार्शनिक बातचीत के लिए लेक्स फ्रीडमैन, और सिस्टम डिजाइन के लिए क्यूबिक्स डिजाइन। इन चारों दिग्गजों को एक साथ एक ही छत के नीचे लाना कोई मामूली बात तो है नहीं। मतलब ये सब अपनी अपनी फील्ड के महारथी हैं। बिल्कुल। और परम इन्हें महज पार्टनरशिप या किसी छोटी मोटी हिस्सेदारी के लिए नहीं लाते,
वो इन्हें एक सिंगल एंटिटी में पूरी तरह से विलीन होने के लिए मना लेते हैं। गजब, ये कैसे किया उन्होंने? वे लीडरशिप में वर्बल मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है बिना किसी हताशा या आक्रामकता के अपनी बात मनवाना, और वो भी बिना अहंकार के पूरा आत्मविश्वास दिखाना। अच्छा, यहीं पर शायद वो टर्म आता है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, ग्रेटनेस ओएस या महानता का ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ बिल्कुल। लेकिन थोड़ा इसको स्पष्ट करना जरूरी है। क्या ये कोई सॉफ्टवेयर है जो कर्मचारियों के कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है? नहीं, ग्रेटनेस ओएस कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ये असल में कंपनी के मानव संसाधन और कल्चर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, मतलब काम करने का तरीका। हाँ, ये काम करने का एक ऐसा कठोर लेकिन पारदर्शी ढांचा है जहां हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता पर काम करता है। इसमें फालतू की कॉर्पोरेट मीटिंग्स, ऑफिस पॉलिटिक्स या काम टालने के लिए कोई जगह ही नहीं है। वाह, ये तो हर एम्प्लॉय का सपना और दुस्वप्न दोनों हो सकता है। सही कहा। ये तय करता है कि कंपनी का हर एक कदम बस महानता की दिशा में हो, और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा और व्यवहारिक हिस्सा है उनका 6 वीक लॉ। ओहो, 6 वीक लॉ। हाँ, सिलिकॉन वैली की मशहूर इन्वेस्टमेंट फर्म A16Z से $50 मिलियन के वैल्यूएशन पर $5 मिलियन का शुरुआती निवेश मिलने के बाद कंपनी ये अजीब सा नियम लागू करती है। अजीब क्यों लगा आपको ये? मतलब ये नियम है कि हर मुख्य फीचर को 6 हफ्ते के अंदर लॉन्च होना ही चाहिए। ये बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं है। देखिए, इसे अजीब नहीं बल्कि अस्तित्व बचाने वाला नियम कहना ज्यादा सही होगा। फर्म का फलसफा है स्पीड इज ट्रूथ, यानी रफ्तार ही सच है। कॉर्पोरेट दुनिया में अक्सर हम वो एनालिसिस पैरालिसिस देखते हैं। बिल्कुल, जहां लोग बस परफेक्शन के इंतजार में सालों लगा देते और प्रोडक्ट कभी बाजार में आता ही नहीं। सही बात है। तो 6 हफ्ते का मतलब है कि एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट हर हाल में जनता के सामने जाना ही चाहिए। हाँ, या तो वो काम करेगा या फेल होगा, लेकिन कंपनी को तुरंत फीडबैक मिलेगा और वो तेजी से आगे बढ़ेगी बिना समय बर्बाद किए। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सवाल उठता है। मतलब थ्योरी में ये जीरो सर्वेलांस या बिना निगरानी वाला मॉडल सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो बिना यूजर्स का डेटा बेचे और बिना विज्ञापन दिखाए कोई भी एआई नेटवर्क टिक कैसे सकता है? ये बहुत लोगों का सवाल होता है। मतलब सर्वर की कॉस्ट और एआई मॉडल्स को ट्रेन करने का जो खर्च है वही उन्हें डुबा देगा। मुझे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी ढहती हुई इमारत को रिपेयर करने के बजाय आप एक बिल्कुल नया और पारदर्शी शहर बसा रहे हो, पर ईंटों का पैसा कहां से आ रहा है? ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है आपकी, और यहीं पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो यह है कि ल्यूमिना पारंपरिक टेक कंपनियों से बिल्कुल अलग हो जाता है। कैसे? पैसा कहां से बन रहा है? देखिए, ल्यूमिना का मॉडल इस बात पे टिका है कि वो यूजर का ध्यान या अटेंशन नहीं बेचते, बल्कि वे क्लैरिटी यानी स्पष्टता बेचते हैं। स्पष्टता बेचते हैं मतलब? हाँ, वे डेटा हार्वेस्टिंग की पुरानी मशीन को हटा देते हैं और एक डायरेक्ट वैल्यू एक्सचेंज का नया इंजन लगाते हैं। यूजर्स ना अपनी जरूरत के हिसाब से ट्रूथ मोड्स चुनते हैं। अच्छा, ट्रूथ मोड्स मतलब अगर किसी को सिर्फ बुनियादी तथ्य जानने हैं जो अभी घट रहा है तो वो न्यूट्रल मोड या ब्रेकिंग मोड चुनता है। बिल्कुल, और अगर किसी खबर की पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और गहराई समझनी है तो वो डीप मोड या कॉन्टेक्स्ट मोड चुन सकता है। समझ गया। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती है ना, वो है सच्चाई को स्थापित करना। उसमें उनका एआई कैसे काम करता है? वो तो एक चमत्कार की तरह काम करता है। मतलब एक आम इंसान के कैमरे से लिए गए वीडियो पर एआई कैसे भरोसा कर सकता है, खासकर आज के दौर में जब डीप फेक बनाना इतना आसान हो गया है? नॉवेल में ना इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। एक बड़े भू राजनीतिक संकट का जिक्र है जहां ल्यूमिना ने CNN और BBC जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया था। अरे वाह! लेकिन ये संभव कैसे हुआ बिना जमीन पर रिपोर्टर्स की फौज उतारे? क्योंकि देखिए, ल्यूमिना किसी एक वीडियो पर कभी भरोसा नहीं करता। जब कोई घटना घटती है तो उनका एआई उस जगह की जियो टैगिंग, उस वक्त के मौसम के डेटा और अलग अलग कोनों से लिए गए हजारों नागरिक वीडियोस को क्रॉस रेफरेंस करता है। अच्छा, मतलब सबको आपस में मिला के चेक करता है। हाँ, और इसके साथ ही हर यूजर का सिस्टम में एक ऐतिहासिक ट्रस्ट स्कोर भी होता है। एआई इन सबको मिली सेकेंड्स में जांचता है, फेक फुटेज को बाहर फेंक देता है और पलक झपकते ही एक पूरी तरह से वेरीफाइड कहानी सामने रख देता है। एकदम सही। कोई भी इंसानी न्यूज़ रूम या पारंपरिक मीडिया का ढांचा इतनी तेजी से ये काम कर ही नहीं सकता।
ये तो सच में गजब है। और अगर कोई प्लेटफॉर्म इतने बड़े पैमाने पर दुनिया का भरोसा जीत ले तो जाहिर है कि अगला कदम सिर्फ न्यूज़ तक सीमित तो रहेगा नहीं। बिल्कुल नहीं। यही भरोसा उन्हें दूसरे बाजारों में घुसने की ताकत देता है। हाँ। यहाँ आकर कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है। 100 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स बनाने के बाद ल्यूमिना खुद को सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि रियलिटी इंस्टेंटली अंडरस्टूड के रूप में मार्केट करता है। यानी तुरंत समझ में आने वाली वास्तविकता। हाँ, और फिर शुरू होता है कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा विलय अभियान। मतलब 100 स्टार्टअप्स का फ्रेंडली मर्जर एक साथ। और ये अधिग्रहण ना पारंपरिक कॉर्पोरेट टेकओवर से बिल्कुल अलग था। यहाँ परम ने एक बहुत ही सख्त नियम रखा था, नो ईगो रूल। मतलब अहंकार नहीं होना चाहिए। ये नो ईगो रूल काम कैसे करता था प्रैक्टिकली? अगर किसी स्टार्टअप का फाउंडर अपने विजन से ज्यादा अपने पद, अपने टाइटल या अपने कोने वाले कैबिन के लिए लड़ता तो उसे तुरंत बातचीत से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। सीधा बाहर। हाँ, परम का संदेश स्पष्ट था, या तो छोटे रहकर खत्म हो जाओ या इस सूरज में समाकर अमर हो जाओ। क्या बात है। और इन मर्जर्स के बाद ल्यूमिना न्यूज की दुनिया से सीधा रचनात्मक और मनोरंजन की दुनिया में छलांग लगाता है। वे लॉन्च करते हैं ल्यूमिना कट। हाँ, ल्यूमिना कट, जो एक ऐसा एआई वीडियो एडिटर है जो किसी भी आम स्मार्टफोन के फुटेज को कुछ ही सेकंड्स में एक सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री बना देता है। मतलब हर कोई फिल्म मेकर बन सकता है। बिल्कुल। और फिर आता है ल्यूमिना पल्स, जो सीधा टिकटॉक को टक्कर देता है, लेकिन एक बहुत बड़े अंतर के साथ। वो अंतर क्या है? यहाँ क्रिएटर्स और यूजर्स का अपने एल्गोरिथम पर पूरा कंट्रोल होता है। मतलब कोई छिपी हुई डेटा हार्वेस्टिंग नहीं होती। आपको वही दिखेगा जो आप सच में देखना चाहते हैं, न कि वो जो कंपनी आपको दिखाना चाहती है। लेकिन न्यूज़ से अचानक एजुकेशन और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाना, हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है। मुझे तो लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ल्यूमिना अपना फोकस खो रहा है। मतलब एक ही कंपनी सब कुछ कैसे कर सकती है? न्यूज़ भी, वीडियो भी, सोशल मीडिया भी। देखिए, अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें ना, तो ये फोकस खोना बिल्कुल नहीं है। इसे समझने के लिए हमें इलॉन मस्क के फर्स्ट प्रिंसिपल्स नजरिए का इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, वो कैसे? परम ये देख रहे हैं कि वीडियो आज के समाज की मुख्य भाषा है। वे खुद से सवाल करते हैं कि एक वीडियो एडिट करने में इंसान के इतने घंटे क्यों लगने चाहिए? सही बात है। इसे बनाने के लिए किसी महंगे सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट होना क्यों जरूरी है? यानी वे सिर्फ नए प्रोडक्ट नहीं बना रहे, बल्कि हर उस जगह से बिचौलियों और तकनीकी बाधाओं को हटा रहे हैं जहां इंसान का समय बर्बाद होता है। एकदम सही। परम का लक्ष्य सिर्फ एक ऐप बनाना नहीं है, वे एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो दूसरे इकोसिस्टम्स को खा जाता है। वाओ, वे बुनियादी स्तर पर समाज के काम करने का तरीका बदल रहे हैं। और इस विजन का ना सबसे शक्तिशाली और गहरा असर तब दिखता है जब ल्यूमिना शिक्षा के क्षेत्र में उतरता है। ल्यूमिना स्कॉलर के साथ। हाँ, ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। मतलब ये महज इंटरनेट पर मौजूद कोई ऑनलाइन क्लास या उबाऊ वीडियो लेक्चर नहीं है। ये लिक्विड कंप्यूटिंग से प्रेरित एक एआई ट्यूटर है। बिल्कुल। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मेरा तो दिमाग ही लिया। ये लिक्विड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है असल में? लिक्विड कंप्यूटिंग को समझने के लिए ना, आप हमारी आज की शिक्षा प्रणाली की तुलना एक हाईवे से कीजिए। ठीक है, एक हाईवे। आज का एजुकेशन सिस्टम एक हाईवे की तरह है, जहां सबको एक ही रास्ते पर एक ही स्पीड से चलना होता है। जो बच्चा पीछे रह गया वो हमेशा के लिए पीछे रह गया। हाँ, रटो और पास हो जाओ वाला सिस्टम। ये सिस्टम इतना लचीला है कि ये छात्र के सीखने के तरीके, उसकी गति और उसकी समझ के अनुसार खुद का आकार बदल लेता है। मतलब अगर किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो एआई उसे किसी गेम के रूप में बदल देगा। हाँ, और अगर वो बच्चा विजुअल लर्नर है तो उसे 3D ग्राफिक्स में समझाएगा। ये कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है जिसे आप बस प्ले और पॉज कर दें। वाओ, मतलब ये रियल टाइम में बच्चे के दिमाग की कार्यप्रणाली के हिसाब से खुद को रेंडर कर रहा है। एकदम सही। नॉवेल में इसका एक बहुत ही भावुक दृश्य है, जहां बिहार के एक गरीब गांव का बच्चा, जिसके पास सिर्फ एक साधारण सा स्मार्टफोन है, वो लुमिना स्कॉलर की मदद से एडवांस गणित के सवाल हल कर रहा है। वो अपनी भाषा में बोलकर सवाल पूछता है और एआई एक बेहद धैर्यवान शिक्षक की तरह उसे समझाता है। ये तो सच में भावुक करने वाला है। लेकिन इसमें एक और अच्छी बात यह है कि इंसानी शिक्षकों की नौकरी नहीं छीनी गई है। बिल्कुल नहीं। शिक्षक अब इस सिस्टम में मेंटर्स बन गए हैं।
वे अपने पढ़ाने के तरीके और अपना ज्ञान सिस्टम में डालते हैं, और जब एआई उनके तरीके का इस्तेमाल करता है तो उन्हें रॉयल्टी मिलती है। हाँ, और यहीं पर परम वो ऐतिहासिक बात कहते हैं, दिस इज हाउ पॉवर्टी डाइज। मतलब इस तरह गरीबी खत्म होती है। क्या बात है। जब दुनिया के सबसे बेहतरीन ज्ञान तक पहुंचने की हर एक बाधा टूट जाए ना, तो समाज अपने आप प्रचुरता की ओर बढ़ने लगता है। बहुत ही गहरी बात है। अब डिजिटल दुनिया पर पूरी तरह से छा जाने और उसे बदलने के बाद कहानी एक बहुत ही बड़ा और अप्रत्याशित मोड़ लेती है। हाँ, भौतिक दुनिया में प्रवेश। बिल्कुल। लूमिना डिजिटल स्क्रीन से निकलकर हमारी असली दुनिया यानी फिजिकल वर्ल्ड में कदम रखता है। भारत में एक्सेलरेटर सिटी की स्थापना होती है। एक्सेलरेटर सिटी? हाँ, एक ऐसा शहर जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हर साल 1000 नए स्टार्टअप्स पैदा करे। ये कदम बेहद तार्किक था उनके लिए। देखिए, जब कोई कंपनी शिक्षा, समाचार और संचार का पूरा डिजिटल बुनियादी ढांचा बदल देती है, तो अंततः उसे भौतिक दुनिया के ढांचे को भी अपग्रेड करना ही पड़ता है। एक्सेलरेटर सिटी में रहने के लिए स्मार्ट घर है, अत्याधुनिक रोबोटिक्स लैब्स हैं, और सबसे बड़ी बात, पूरे शहर का दिमाग खुद ल्यूमिना स्कॉलर है। मतलब यहाँ आकर ल्यूमिना महज एक कंपनी नहीं रह जाती। नहीं, वो एक सिविलाइजेशनल इंजन, यानी पूरी सभ्यता को आगे बढ़ाने वाला एक इंजन बन जाती है। और जब आप इतना बड़ा भौतिक ढांचा खड़ा कर देते हैं तो कॉमर्स यानी व्यापार के नियम भी बदल जाते हैं। इसे नॉवल में दी अमेज़न ड्वार्फिंग कहा गया है। अमेजिंग ड्वार्फिंग, बिल्कुल। जिसका मतलब है अमेज़न जैसी विशाल कंपनी को बौना साबित कर देना। अमेज़न का पूरा बिजनेस मॉडल चीजें यानी ऑब्जेक्ट्स बेचने पर टिका है, लेकिन ल्यूमिना तो कुछ और ही बेच रहा है। हाँ, ल्यूमिना क्षमताएं या कैपेबिलिटीज बेचता है। ये इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। चलिए इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए मुझे फोटोग्राफी का शौक है। ठीक है। तो अमेज़न मुझे एक बेहतरीन कैमरा बेचकर अपना काम खत्म मान लेगा। बॉक्स घर पर आया, बात खत्म। बिल्कुल। लेकिन ल्यूमिना सिर्फ कैमरा डिलीवर नहीं करेगा। कैमरे के साथ उसका एआई वीडियो एडिटर, फिल्म मेकर मोड और रियल टाइम सिनेमैटिक कोचिंग भी मिलेगी। एकदम सही। मतलब व्यक्ति सिर्फ एक मशीन नहीं खरीद रहा है, वो फिल्म बनाने की पूरी क्षमता और अनुभव खरीद रहा है। बुद्धिमत्ता के साथ। बुद्धिमत्ता के साथ। और इसीलिए जब जेफ बेजोस की टीम परम के पास पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर आती है, तो परम क्या कहते हैं? परम उन्हें साफ मना कर देते हैं। वे कहते हैं, हम एक स्टोर नहीं हैं, हम एक सभ्यता की परत हैं। मतलब वी आर अ सिविलाइजेशन लेयर। गजब का आत्मविश्वास है। और इसके बाद शुरू होती है उनकी बियॉन्ड मोशन पहल। हाँ, जहाँ रोबोटिक्स को एक नया रूप दिया जाता है। जहां रोबोट सिर्फ फैक्ट्रियों में सामान उठाने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे शिक्षकों और हीलर्स के रूप में समाज में उतारे जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? यहां ना मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजती है। क्यों? क्या हुआ? जरा सोचिए। ये ऐसा लग रहा है जैसे वो डिजिटल दुनिया से निकलकर हमारी असली दुनिया के भगवान बनना चाह रहे हों। अच्छा। इतना ज्यादा नियंत्रण। मतलब एक ही कंपनी है जो शहर बसा रही है, न्यूज दे रही है, शिक्षा कंट्रोल कर रही है और अब रोबोट्स भी बना रही है। क्या ये इतिहास का सबसे बड़ा और खतरनाक एकाधिकार या मोनोपोली नहीं बन गया? ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। मतलब किसी भी एक कॉरपोरेशन के पास इतनी ताकत होना बहुत डरावना है ना? देखिए, अगर इसे आज के पारंपरिक व्यापारिक चश्मे से देखा जाए, तो ये बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म के डायस्टोपियन विलेन की तरह लग सकता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। लेकिन पारंपरिक मोनोपोली और लूमिना में एक बहुत बड़ा और बुनियादी अंतर है। वो क्या है? और वो अंतर है उनका जीरो सर्वेलेंस आर्किटेक्चर और उनका 30-30-30-10 का इक्विटी फॉर्मूला, जिसे वे अपना कॉवेनेंट या पवित्र समझौता कहते हैं। मैंने इस फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था। 30% हिस्सा संस्थापकों का, 30% हिस्सा शुरुआती कर्मचारियों का, 30% हिस्सा विलय हुई कंपनियों का। हाँ, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि स्टार्टअप्स में फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स सारा मुनाफा ले जाते हैं। यहाँ वो आखिरी का 10% हिस्सा किसी फाउंडेशन को जाता है। लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? आप बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि ये किसी आम चैरिटी या एनजीओ की तरह होगा, जहाँ पैसा फाइलों और बाबू लोगों के बीच में फंस जाता है। टैक्स बचाने का तरीका बस। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इस फॉर्मूले का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। ये 10% हिस्सा किसी बिचौलिए, सरकारी योजना या किसी करप्ट संस्था के पास नहीं जाता। तो फिर कहा जाता है, इसका काम है सीधे दुनिया के सबसे गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना।
और ये किया जाता है आधार और यूपीआई जैसे स्थापित डिजिटल ढांचे के जरिए। अच्छा, सीधे अकाउंट में? बिल्कुल, कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई दफ्तर के चक्कर नहीं काटने, सीधा बैंक खाते में कैश ट्रांसफर। यानी लुमिना जितनी ज्यादा बड़ी और सफल होगी, जमीन पर मौजूद उस आखिरी गरीब इंसान को सीधे तौर पर उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा, वो भी बिना किसी का एहसान जताए। एकदम सही। और इसी पारदर्शी और डिसेंट्रलाइज्ड या विकेंद्रीकृत ढांचे की वजह से वो सुरक्षित भी रहते हैं। सुरक्षित रहते हैं मतलब? नॉवेल में एक बहुत बड़ी घटना का जिक्र है जहां लुमिना पर पूरी दुनिया के सिस्टम को तबाह करने के लिए एक ग्लोबल साइबर अटैक होता है, बहुत ही खतरनाक। बाप रे, फिर क्या हुआ? लेकिन पता है, सिस्टम हैक होने के बावजूद बच जाता है। वो कैसे? इतने बड़े अटैक से कोई कैसे बच सकता है? क्योंकि हैकर्स को वो चीज मिलती ही नहीं जिसकी उन्हें तलाश होती है। मतलब यूजर्स का डेटा? बिल्कुल। ल्यूमिना के पास यूजर्स का कोई ऐसा केंद्रीय सर्वर या डेटाबेस है ही नहीं जहां सबकी निजी जानकारी छुपी हो, जिसे हैक करके बेचा जा सके या ब्लैकमेल किया जा सके। अरे वाह, मतलब डेटा है ही नहीं तो छुड़ाओगे क्या? हाँ, सिस्टम की पूरी पारदर्शिता और डेटा का ना होना ही उसकी सबसे अभेद्य ढाल बन जाती है। इस अटैक के बाद पूरी दुनिया को एहसास होता है कि ल्यूमिना मानव सभ्यता के लिए इतना जरूरी और सुरक्षित हो चुका है कि इसका गिरना अब नामुमकिन है। गजब की बात है। और इस पूरी तकनीकी और सामाजिक यात्रा का चरम आता है ठीक 10 साल बाद, यानी 2026 से शुरू होकर 2036 में। हाँ, जब ल्यूमिना अपना आईपीओ लेकर आता है। बिल्कुल। और ये कोई साधारण वित्तीय घटना नहीं है। कुछ ही महीनों में इसका मार्केट कैप 1.2 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाता है। ट्रिलियन डॉलर? और दुनिया के इतिहास में जब भी किसी कॉर्पोरेट लीडर या संस्थापक के पास इतनी बड़ी सत्ता और इतनी दौलत आती है, तो मानव स्वभाव क्या कहता है? यही कि वो उसे कसकर पकड़ने की कोशिश करेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन परम सत्ता के नशे में चूर होने के बजाय एक बहुत ही अप्रत्याशित रास्ता चुनते हैं। हाँ, वे अपने सीईओ के पद से हट जाते हैं और खुद को चीफ विजन कीपर घोषित कर देते हैं। मतलब वे उस सिस्टम को अपनी कोई व्यक्तिगत जागीर नहीं बनने देते। ये बहुत बड़ी बात है। और किताब का जो अंतिम दृश्य है ना, वो बहुत ही शक्तिशाली और प्रतीकात्मक है। हाँ, वो एक्सेलरेटर सिटी वाला सीन। परम एक्सेलरेटर सिटी में घूम रहे हैं। उनके पास एक नौजवान आता है और पूरे आत्मविश्वास से परम की आंखों में देखकर कहता है कि उसके पास लुमिना से भी बड़ा और बेहतर आइडिया है। कोई और लीडर होता तो शायद उसे डराता या उसका आइडिया करोड़ों में खरीदकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर देता। बिल्कुल। लेकिन परम मुस्कुराते हैं। वे उसे द ग्रेटनेस ओएस और द 6 वीक लॉ का अपना पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट सौंप देते हैं। और सिर्फ एक बात कहते हैं, अपना खुद का सूरज बनाओ। बिल्ड योर सन। वाओ, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। ये उपन्यास ना सिर्फ भविष्य की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या गैजेट्स का कोई टेक प्रदर्शन नहीं है। ये जिम्मेदार पूंजीवाद या रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म का एक नया मैनिफेस्टो पेश करता है। एक ऐसा भविष्य जहां तकनीक का उद्देश्य इंसान की जगह लेना नहीं है, बल्कि इंसान की क्षमताओं का विस्तार करना है। सच में। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो ये साफ दिखता है कि कैसे एक टूटे हुए न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुधारने से शुरू हुई ये यात्रा अंत में पूरी मानव सभ्यता का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाती है। बिल्कुल। और वो भी बिना हमारा डेटा चुराए, बिना हमारी जासूसी किए। ये कहानी एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाती है कि शायद टेक इंडस्ट्री को वैसा होने की मजबूरी नहीं है जैसी वो आज है। एक पारदर्शी और जिम्मेदार विकल्प पूरी तरह से मुमकिन है। हाँ, और यही संभावना ना हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। कैसा दौराहा? आज की दुनिया में जहां हर बड़ी टेक कंपनी हर इंसान का डेटा चूसने पर टिकी है, क्या हम सब वास्तव में एक ऐसे एआई सिस्टम को अपनाने के लिए तैयार हैं जो बिना किसी की जासूसी किए पूरी सभ्यता का संचालन करें? ये बहुत गहरा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर आज के समय में ऐसा कोई लुमिना हकीकत बन भी जाए, तो क्या इंसानियत उस बिना निगरानी वाले सूरज को अपनी सत्ता और अपना आसमान सौंपने की हिम्मत जुटा पाएगी?